HDG 173 समाचार और फीचर लेखन। आज हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 7 या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर 7 है सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर लेखन। यानी जो सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर होते हैं वह किस प्रकार से लिखा जाता है। कोई भी सामाजिक फीचर लेखन हो या सांस्कृतिक फीचर लेखन हो, वो कैसे लिखे जाते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो रहेगा, इसमें देखिएगा 7.2 क्या है, सामाजिक फीचर से तात्पर्य क्या, यानी सामाजिक जो फीचर होता है वह होता क्या है। और इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या रहेगा इसमें, जैसे 7.3 क्या है, सामाजिक फीचर लेखन के लिए विषय का चयन कैसे करें। यानी जो सामाजिक फीचर होता है, कोई भी सामाजिक अगर फीचर है तो उसके लिए विषय का चयन कैसे करें। भाई अगर किसी व्यक्ति को समाज के ऊपर लिखना है या समाज में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या समाज को जागरूक करना है, अगर उसके ऊपर अगर वह कोई फीचर लिखना चाहता है तो कैसे लिखे। उसके लिए सब्जेक्ट क्या हो, विषय क्या, किस विषय पर लिखे। भाई दहेज पर लिखे या लड़कियों के एजुकेशन के लिए लिखे, गरीबी के लिए लिखे, महंगाई के लिए लिखे, या समाज में जाति की समस्या है, धर्म की प्रॉब्लम है, या कोई और आर्थिक समस्या है। तो कोई भी समस्या अगर समाज में अगर कोई प्रॉब्लम है, महिलाओं से, बच्चों से, समाज का विकास कैसे हो, इन सभी सब्जेक्टों पर किस विषय पर लिखे, तो यही इंपॉर्टेंट रहेगा। 7.3 देखिएगा क्या है, सामाजिक फीचर लेखन के लिए विषय का चयन कैसे करें। उसके बाद क्या रहेगा इसमें जो रहेगा 7.7 देखिएगा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। 7.7 क्या है, सामाजिक फीचर के लिए विषय चयन। यानी जो सामाजिक फीचर हो, जैसे हमने बोला संगीत है, नृत्य है, अभिनय है, कला है, साहित्य है, फैशन है, इनके लिए अगर फीचर लिखा जा रहा है तो उसके लिए विषय का चयन कैसे करें। इसमें एक और क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, सामाजिक फीचर की प्रस्तुति और भाषा शैली। यानी अगर आप सामाजिक फीचर लिख रहे हैं, ठीक है, 7.5 रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सामाजिक फीचर जो है उसकी प्रस्तुति कैसे करें, यानी उसको लिखे कैसे, और उसकी जो लैंग्वेज हो, भाषा हो, उसे किस प्रकार से रखनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट मैंने क्या इसमें सेक्शन आपको बताए हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक दो फीचरों की बात करेंगे। तो सबसे पहले 7.3 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें रहेगा क्या रहेगा, 7.7 है और 7.5 है, सामाजिक फीचर की भाषा और शैली कैसे रहेगी। और नेक्स्ट जो आपका रहेगा मेरा 7.7 जो मैंने बताया है, सांस्कृतिक फीचर में विषय का चयन करें। अगर आप किसी संस्कृति को, भाई संगीत है, नृत्य है, अभिनय है, साहित्य है, फैशन है, या इस पर अगर आप फीचर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए विषय का चयन कैसे करें, 7.7 इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें से। और अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सांस्कृतिक फीचर की प्रस्तुति और उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा 7.7 एंड 7.9। तो चलिए इसमें से देखते हैं जो आज हम सामाजिक फीचर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, ठीक है। देखोगा 7.2 ओपन कर लीजिएगा। सामाजिक फीचर से तात्पर्य, समाज में रहने वाले व्यक्तियों, समुदायों, जातीय वर्गों से संबंधित समस्याओं पर लिखा गया कोई भी फीचर सामाजिक फीचर कहलाएगा। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति समाज में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर, भैया समुदाय के ऊपर, जाति के ऊपर या वर्ग के ऊपर अगर कोई इन समस्याओं पर अगर फीचर लिखा जाता है तो वह सामाजिक फीचर कहलाया जाएगा। मान लो जाति के ऊपर लिख रहे हो, समुदाय के ऊपर लिख रहे हो, या कोई समस्या वर्ग के ऊपर समस्या है, या धार्मिक आधार पर लिख रहे हो, अगर इस प्रकार का अगर आपने फीचर लिखा तो वह सामाजिक फीचर होगा। यानी समाज से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी अगर समस्या है, या उनकी जाति है, व्यक्ति है, समुदाय है, वर्ग है, या इस पर अगर लिखोगे तो सामाजिक फीचर होगा। मगर पिछले कुछ समय से, क्या कह रहे हैं, मगर पिछले कुछ समय से समाज में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण पत्रकारिता जगत में प्रकाशन प्रसारण की सुविधा की लिहाज से विषयों को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। कह रहे हैं कि जब से पत्रकारिता बड़ी हुई है तब से क्या हुआ कि सामाजिक फीचर को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है। अभी पत्रकारिता में लगातार बदलाव आ रहा है, या समाचार पत्रों में जो फीचर लिखे जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है। अब क्या हो गया है, जैसे खेल फीचर हो गया है, आर्थिक फीचर हो गया है, वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, रहन सहन है, आदि प्रकार के चीज़ों में इसको विभाजित कर दिया गया है। यानी अब जो सामाजिक फीचर है उसमें भी कई प्रकार के फीचर आते हैं।
ठीक है, जैसे खेल का फीचर है, आर्थिक मुद्दे हैं, वैज्ञानिक हैं आदि। फिर भी समाज का काफ़ी बड़ा क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं सामाजिक फीचर की दृष्टि से मौजूद हैं। करें फिर भी जो सामाजिक फीचर है उसमें भी अभी उसका जो क्षेत्र अभी भी बहुत बड़ा माना जाता है। यह समाज से जुड़ी समस्याओं पर क्या करें, समाज से जुड़ी समस्याओं पर सामाजिक फीचर लिखे जाते हैं। लेकिन अब जो समाचार पत्र में क्या हो रहा है कि अब बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई, यानी अब हर चीज को विभाजित कर दिया गया, अलग अलग पार्ट बना दिए गए। भाई खेल से जुड़ा फीचर है, अगर सामाजिक फीचर में बात करें जैसे आर्थिक मुद्दे हैं, खेल है, वैज्ञानिक उपलब्धि है, रहन सहन है, तो हर के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग टाइप से फीचर लिखे जा रहे हैं। पहले बहुत सारी चीजें सामाजिक फीचर में इंक्लूड थी, लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो सामाजिक फीचर जो है उसका क्षेत्र जो है अभी भी बहुत बड़ा है, मौजूद है। देखो तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियां आर्थिक और शैक्षिक विकास के चलते भले ही काफ़ी तरक्की कर ली हो, हमारा जीवन पहले की काफ़ी सुविधा संपन्न हो चुका हो, दुनिया की सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, दूसरे देशों की जीवन शैली अपनाने के मामले में हम उदार साबित हो सकते हैं, लेकिन हमारे विशाल समाज का काफ़ी बड़ा तबका में भी अनेक प्रकार की रूढ़ी, अंधविश्वास और सामंती परंपराओं से जकड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि आज हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, काफ़ी संपन्न है और काफ़ी एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें और उसको तमाम तरह की दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन फिर भी आज हमारे समाज में क्या है, बहुत सारी रूढ़िवादी है, बहुत सारे पुरानी सोच के लोग हैं, या रूढ़िवादी सोच जो मानसिकता है वह आज भी हमारे समाज को जकड़ा हुआ है। आज 21वीं सदी चल रही है और दुनिया काफ़ी वैज्ञानिक हो चुकी है और दुनिया काफ़ी आगे जा चुकी है, हमारे देश के लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी आज के हमारे समाज में, आज भी हमारे समाज में बहुत प्रकार की जो समस्याएं हैं वह लगातार बनी हुई हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्या हैं अनेक प्रकार की, जैसे छुआछूत है भाई हमारे समाज में, सांप्रदायिक है या धर्म को लेकर के, एक जातियों में धर्म में लेकर के हमेशा क्या दुर्भावना या कह सकते हैं उसमें संघर्ष की स्थिति रहती है। हमारे देश में करीब आधी आबादी ठीक से पढ़ना लिखना नहीं जानती है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके के अनेक बच्चों को स्कूल जाने की बजाय भरपेट करने के लिए बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है। कई समाजों में गरीबी के कारण बच्चे बेचने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। कह कि आज जो हमारा समाज है उसमें कह सकते हैं कि जैसे भाई छुआछूत है, धर्म को लेकर के संघर्ष है, जाति को लेकर के लड़ाई झगड़ा है। आज जो हमारा समाज है, बहुत ज्यादा कुछ समाज ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हमारे समाज में जो बहुत बड़ी गरीबी है, जो गरीब है वो तो पढ़ने लिखना दूर की बात, उसके लिए तो भरपेट भोजन और भरपेट खाना ही उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए उनके बच्चों तक को बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। आज हमारे समाज में गरीबी के कारण कई बच्चे बेचे जा रहे हैं, खरीद फरोख्त, इस प्रकार की भी समस्याएं आज हमारे समाज में बनी हैं। हालांकि सरकार ने गरीबों और अभाव में जी रहे लोगों के लिए रोजगार और जीवन यापन के लिए योजनाएं लागू की हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही या अनदेखी कारण वह असफल नहीं हो पाई। करें कि आज हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है तमाम तरह की सरकारी योजनाओं को चला रही है, लेकिन इन सरकारी योजनाओं में बहुत ज्यादा प्रशासन जो सरकार है उसकी लापरवाही है या भ्रष्टाचार है, जिससे जो समाज में जो समस्याएं उन समस्याओं को सरकार दूर करने में ज्यादा सफल नहीं हो पा रही है। लड़कियों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के मामले में पढ़े लिखे समाज का पुराना रवैया मौजूद है। बाल विवाह हो, दहेज हो, तलाक हो, बलात्कार है, चारित्रिक लांछन है, महत्व उत्पीड़न के मामले अक्सर उजागर होते हैं। दूर दराज के गांव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है जैसी सुविधाओं का अभाव के कारण महिलाएं भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहें कि आज हमारे समाज में जो लड़कियां हैं काफी पढ़ लिख रही हैं, लेकिन आज भी हमारा जो समाज है काफी पुरानी सोच वाला है। आज भी समाज में जैसे बाल विवाह है, दहेज है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं आज भी बहुत सारी जगहों पर, जैसे सड़क है, बिजली है, यानी जरूरत की जो चीजें हैं वो भी मौजूद नहीं है। आज अगर हम गांव की बात करें, बहुत सारे ऐसे इस देश में गांव, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली टाइम से नहीं पहुंच रही, पानी टाइम से नहीं पहुंच रहा है, और महिलाओं को लेकर के तो अनेक प्रकार की समस्याएं बनी हैं। आज समाज में देखोगे तो बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ गई, लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो लड़कियां हैं उनको घर के लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, या समाज की जो पुराने रीति रिवाज है, रूढ़ियों में वह जकड़ी हुई। तो समाज में अगर देखोगे तो शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य है, बिजली है, सड़क है, पानी है, ये तमाम जो समस्या है आज भी समाज में हमारे मौजूद बनी हुई हैं।
लेकिन तमाम जो परेशानियां हो, जो असुविधाएं हैं, सामंती परंपराओं के बावजूद भी देश के विभिन्न हिस्सों में लोग जो पारंपरिक स्रोतों को पुनर्जीवित ना करना सिर्फ रोजगार के नए अवसर तलाश रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बने। आज हमारे समाज में इतनी समस्याएं मौजूद हैं, फिर भी हमारे समाज में बहुत सारे जो लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी क्या एक मिसाल बन रहे हैं। हालांकि अब देश के कई पिछड़े इलाकों में जातीय पंचायती रूढ़ियों में जकड़ी होने के बावजूद गैर कानूनी और असंवैधानिक फैसले करते देखी जाती हैं, मगर उनके निर्वाचित पंचायतों के लोगों को एकजुट कर नारी सशक्तिकरण हो, शिक्षा है, गरीबी उन्मूलन है, बाल विवाह है, दहेज है, फिजूल खर्ची को रोकना है, पाबंदी लगाना, सड़क बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं जुटाने में सराहनीय काम कह रहे हैं कि आज हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो आज जो भ्रष्टाचार है, करप्शन को रोक रहा है, बल्कि लोगों को एकजुट करके समाज में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में आज का जो पढ़ा लिखा समाज है इन चीजों को दूर करने में काफी सराहनीय काम कर रहा है। कई इलाकों में लोगों ने बिना किसी सरकारी मदद और आपसी सहयोग से सूखी पड़ी जैसे नालियां हो, तालाब हो, कुएं आदि को पुनर्जीवित कर लिया है। सिंचाई के लिए उन्होंने पानी का बंदोबस्त किया है और पेड़ पौधे, वन्य जीव और जलीय जीव की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाया। आज देखें हमारे समाज में जो पढ़ा लिखा वर्ग है वह क्या होता है, संगठन बना लेता, ग्रुप बना लेता है और कोई भी समस्या हो उस समस्या का समाधान करता है। या बहुत सारे लोग समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है इकट्ठे होकर के कुछ पैसे लगा करके सड़क बनवा लेते हैं, कुआं खुदवा लेते हैं, पानी की समस्या का समाधान कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्या जो पेड़ पौधे, वन्य जीव हैं उनको भी विलुप्त होने से बचा रहे हैं। यानी आज हमारे समाज में जो आम लोग हैं वह भी समाज में बहुत सारा काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का और समाज की समस्याओं को दूर करने का आम लोग भी तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। अगर देखें कई पंचायतों ने आपसी सहमति से विवाह में दहेज और फिजूल खर्ची पर रोक लगाई है और महिलाओं ने आगे बढ़कर के जैसे नशा मुक्ति है इसको भी सफल बनाने का उन्होंने प्रयास किया। आज अगर आप समाज में देखोगे जैसे भाई बहुत सारी पंचायतें हैं वहां क्या करती हैं कि शादी में ज्यादा पैसा ना खर्च हो, इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। महिलाएं आज देखोगे जैसे नशा मुक्ति, बहुत जगह ऐसे जहां पर शराब बंद हुई या शराब की बिक्री पर रोक रही वहां पर महिलाओं ने काफी आंदोलन किए भाई। जैसे बिहार हो या अन्य इलाके हो वहां पर महिलाएं बिल्कुल चाहती हैं कि शराब बंदी हो। यानी कई सारे ऐसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में आज जो हमारी महिलाएं उनकी बड़ी समस्या बहुत सारी क्या रही है, सफलता रही है। अनेक पंचायतों ने गांव में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज बहुत सारी पंचायतें क्या करती हैं, महिलाओं को छोटे छोटे ग्रुप में जोड़ देती हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाती हैं या उनके लिए कोई कमाई का या कोई काम करने के लिए अवसर। गांव में बिजलीकरण और स्वच्छता अभियान चला करके आदर्श गांव बनाए जा रहे हैं। आज जो गांव है स्मार्ट गांव या स्मार्ट गांव बन रहे या आदर्श ग्राम गांव बन रहे हैं, तो आज गांव में भी बहुत ज्यादा जागरूकता फैल रही है। अंधविश्वास के खिलाफ क्या करें हैं, अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने ग्रामीण हो, आदिवासी इनके इलाकों में विकास कार्यक्रम। आज हमारी जो सरकार या गैर सरकारी जो संगठन है वह समाज को जागरूक करने में या गांव के हो या आदिवासी इलाके हो वहां पर अनेक प्रकार के विकास या डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि लोगों का विकास किया जा सके, लोगों में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित। हर इंसान समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को समझे, इसके लिए क्या किया जा रहा है, काफी काम हो रहा। वर्षों से उपेक्षित पड़ी जातियों को समाज से सम्मान दिलाया जाता। आज जैसे बात करेंगे जैसे बहुत सारी जातियों को आरक्षण के जरिए या अन्य चीजों के जरिए उनको सम्मान मिल रहा है। समाज की अनेक समस्याओं और सामाजिक विकास, पिछड़े दलित लोगों के उत्थान के लिए चल रहे प्रयासों को लेकर के सार्थक फीचर भी लिखे। यानी समाज में अभी तक हमने जितनी समस्याओं पर बात करी इन सभी समस्याओं पर क्या भैया लगातार फीचर लिखे जा रहे हैं, लगातार इनमें फीचर हम देखते हैं लिखे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे 7.3 में आ जाइएगा, क्या है, एक मिनट यहां पर देखिएगा। 7.3 क्या है, सामाजिक फीचर के लिए विषय का चयन कैसे करें। देखो समाज विभिन्न पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए सामाजिक फीचर के लिए निम्नलिखित क्षेत्र के विषय चुने जाते हैं। जैसे सामाजिक परंपरा है, यानी समाज में कोई परंपरा है,
भाई उस पर फीचर लिखा जा रहा है। कोई बुनियादी समस्या, समाज में कोई प्रॉब्लम है उस पर लिखी जा रही है, बुनियादी समस्या है। महिला है, बुजुर्ग है, उनकी समस्या है, उन पर फीचर लिखे जा सकते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द, यानी जैसे भाई जैसे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी आपस में अच्छे से मिलजुल करके रहें, धर्म है, कई जातियां हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें, इसको लेकर के सांप्रदायिक सौहार्द पर फीचर लिखे जाते हैं। सामाजिक विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं ताकि समाज एकजुट हो और समाज में जागरूकता फैलाए, जैसे सामाजिक विकास के लिए इन सभी विषयों पर क्या होते हैं, लगातार फीचर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, समाचार फीचर लिखे जाते हैं। सामाजिक समस्याओं पर फीचर देखो क्या है, सामाजिक परंपराओं से संबंधित क्या, देखो हमारे समाज में अनेक जाति है, वर्ग है के लोग रहते हैं। आज हमारा जो समाज है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है कि अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं। हर प्रांत की अपनी भाषा है भैया, रीति रिवाज है। आज देखोगे बिहार की अपनी भाषा, धर्म है, रीति रिवाज है। हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, यूपी की अलग है, बिहार जो मैंने मध्य प्रदेश यानी साउथ जितना भी देश हो तो वहाँ पर क्या है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रीति, अलग अलग रिवाज हैं। त्योहार और सामाजिक उत्सव मनाने के तरीके हैं, यानी हर स्टेट देखोगे, हर स्टेट, हर प्रांत, हर जगह क्या है, अलग तरीके से कोई उत्सव मनाते हैं, कोई भाई त्यौहार मनाते हैं। अगर आप दशहरे और रामलीला का उदाहरण लेते हैं तो उत्तर और दक्षिण में इसे मनाने के तरीकों में साफ अंतर है। देखो अगर हम जैसे रामलीला की बात करें या दशहरे की बात करें तो करें एक ही त्यौहार को अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। जैसे हम बात करें मकर संक्रांति है, होली है, दिवाली है, इन सभी त्योहारों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से हमारे देश में मनाया जाता है। इसी तरह पहाड़ी और आदिवासी समाजों में अलग अलग तरीके से चीज़ों को मनाया जाता है, धर्मों को या कह सकते हैं कि रीति रिवाज को या कोई भी त्यौहार हो। अलग अलग इलाकों में समाजों में इसे अलग, शादी विवाह की अलग अलग परंपराएं। अगर आप देखोगे जैसे शादी विवाह को लेकर के हर समाज में अलग अलग परंपरा है। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी समाज हो, हर समाज में, हर राज्य में शादी को लेकर के अलग अलग परंपरा हैं। यहाँ तक कि मेहमानों के स्वागत के तरीके भी अलग अलग हैं। हर जगह पर जैसे कोई मेहमान आता है उसका स्वागत का तरीका, उसका सत्कार का तरीका, भाई कहीं पर मेहमान जाता है उसको पानी, ओनली पानी दे देते, कहीं पर जाता होगा तो मिठाई उठाई दे देते हैं। या कह सकते हैं कि हर जगह पर मेहमान है या कोई भी अगर व्यक्ति आ रहा तो उसके स्वागत के लिए क्या है, अलग अलग तरीके हैं। हर समाज और समुदाय में देवी देवता और पूजा पद्धति हर चीज़ अलग है। देखो हर समाज का हर उसका देवता अलग है, देवी अलग है, उनकी पूजा अलग है, या पूजा की जो पद्धति है उसमें क्या है डिफरेंट, उसमें बहुत है, बहुत सारी रीतियाँ हैं, सामाजिक मान्यताएं सबकी क्या है अलग अलग हैं। कृषि प्रधान समाज में, जैसे हमारा जो देश है पूरा कृषि प्रधान समाज है, जैसे यहाँ पर फसलें हैं, ऋतुओं को लेकर के अनेक परंपराएं प्रचलित हैं। आज जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में क्या कि जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो तिथियों को लेकर के या कह सकते हैं कि अन्य चीज़ों को लेकर के, या अगर कोई मान लो अगर कोई त्यौहार है, जैसे बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं तो हमारे उससे जुड़े हुए हैं, जैसे ऋतुओं से जुड़े हुए हैं भाई, जैसे बसंत पंचमी है और बहुत सारे त्यौहार जो मनाए जाते हैं, जैसे होली है। बहुत सारे त्योहारों का मकसद फसलों को लेकर के है या उसको लेकर के है। दरअसल कृषि संस्कृति, उत्सव, त्योहार, व्रत में काफी समृद्ध परंपरा रही है। फसल बोने को लेकर के कटाई और मड़ाई तक कई उत्सव त्यौहार प्रचलित हैं। देखो फसलों को लेकर के, देखो हमारा देश जब एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि प्रधान देश है तो फसल कब कटती है उसका कोई त्यौहार है, फसल लगती है उसका त्यौहार है, फसल कब काटी है उस समय कोई त्यौहार आता है। तो हर जो त्यौहार, जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जो कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जब फसल घर में आ जाती है तब वो त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे भी है क्योंकि पैसे, तो हमारे देश में जो त्यौहार है, जो फेस्टिवल है, वो ज़्यादातर जो हैं वो त्योहारों को लेकर, यानी फसल कब आ रही कब नहीं आ रही, इसको ध्यान में रखे बहुत सारे त्यौहार हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारा आदिवासी समाज है वो अलग प्रकार के क्या काफ़ी उत्सव मनाता है। हर समाज में अलग अलग प्रकार के उत्सव हैं, रीति रिवाज हैं, या हर समाज में अगर देखोगे उत्सव में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, उसमें महिलाओं की एक बड़ी और सक्रिय भूमिका रहती है। अनेक ऐसे उत्सव हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ महिलाएं आयोजित करती हैं आनंद। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जिसमें सिर्फ महिला लेडीज के लिए त्यौहार है, पुरुष का उसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं। अलग बात यह है कि उत्सव हो, व्रत हो, केंद्र ज़्यादातर उनके पति और बच्चे होते हैं। आज जो महिलाएं अगर ज़्यादातर अगर त्यौहार करती हैं, अगर मान लो किसी फेस्टिवल में सिर्फ महिला का रोल है, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं, तो वो अपने पति के लिए त्यौहार कर रही होगी या अपने बच्चे के लिए त्यौहार कर रही है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जितने भी त्यौहार अगर महिलाएं करती हैं, अगर कोई व्रत करते हैं, या तो अपने पति के लिए कर रही होगी या तो अपने बच्चे के लिए कर रही हो। बच्चे वाले भी काफ़ी त्यौहार हैं जो अपने बच्चों के लिए किए जाते हैं, महिलाएं करती हैं। तो ये सारे त्यौहार होते हैं।
देखो सामाजिक परंपराओं पर भी फीचर लिखते हैं, उन समाजों का गहराई से अध्ययन करें कि सामाजिक समस्या पर या सामाजिक परंपराओं पर अगर कोई फीचर लिखा जाता है तो समाज को गहराई से अध्ययन किया जाता है। इसके लिए जरूरी है जिन पर आप लिखना चाह रहे हैं, इसके लिए वहाँ के लोगों के बीच रहना पड़ेगा, उनकी दिनचर्या कैसे रहते कैसे नहीं रहते, इनका आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ सकता है। उन समाजों में रहने वाले लोगों के साथ आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसा यह फीचर है जिस पर लिखने के लिए सिर्फ पुस्तकें और दूसरे स्रोत नहीं बल्कि लोगों के पास जाकर के काफ़ी कुछ चीज़ें जुटानी पड़ेगी। अगर मान लो आप किसी समाज के ऊपर, किसी सोसाइटी या किसी समाज की किसी रीति रिवाज या परंपरा के ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कोई फीचर लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा और गहराई से चीज़ों को अध्ययन करना पड़ेगा, बारीकियों से देखना पड़ेगा। तब आप उनके समाज पर या उनकी सोसाइटी पर या उनको कोई रीति रिवाज है या कोई त्यौहार कैसे मनाते हैं, तब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से या काफ़ी बेहतर ढंग से आप उसके लिए फीचर लिख पाएंगे। तो इन चीज़ों को देखो। अब सामाजिक समस्याओं से संबंधित फीचर के यहाँ बात करते हैं कि कोई भी अगर सामाजिक समस्या, देखो क्या करें अन्य देखिए, माना जाता है कि गांव की अपेक्षा शहरों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध। ये देखो हर व्यक्ति मानता है कि भैया गांव में सुख सुविधा कम है, शहर में सुख सुविधा बहुत ज़्यादा है। यह धारणा काफ़ी हद तक सही है, लेकिन शहरों में काफ़ी बड़ा समुदाय ऐसा है जो अभाव में जीता है। यानी माना जाता है कि भाई शहर में जो इंसान है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, उसके लिए तो 2 मिनट में समझ लो खाना बन रहा है, 4 मिनट में जहां मन करता है वहीं पहुंच रहा है। लेकिन शहरों की अगर बात करें तो शहरों में भी आज जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, अभाव में लोगों का जीवन बीता है। उसे हर रोज पेट पालने के लिए तरह तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। जिन शहरों में कल कारखाने और रोजगार के अधिक अवसर अधिक हैं, वहाँ ऐसे लोगों की संख्या अधिक पाई जाती है। जिन शहरों में इस तरह के अवसर कम है, वहां पर नौकरी पेशा व्यवसाय और दूसरे कारोबार लोगों की संख्या अधिक रहती है। कहने हैं कि जिन शहरों में कल कारखाने ज्यादा है, फैक्ट्री वैक्ट्री ज्यादा है, वहां पर ऐसे लोग ज्यादा पाए जाते हैं कि जो अपना पेट पालने के लिए पर ही निर्भर हैं, या जहां पर रोजगार के अवसर कम है वहां पर लोग किसी दूसरे काम धंधों में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से गुजारा ना हो पाने के कारण लोग रोजगार के लिए नए अवसर ढूंढ रहे हैं। पढ़े लिखे युवा के अलावा कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों को भी पलायन महासागरों में करेंगे। कि आज जो हमारा समाज में जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो शहर की ओर आ ही रहा है, लेकिन जो अनपढ़ वर्ग है, अनपढ़ लोग हैं, वो भी शहरों की ओर क्या कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में महानगरों की ओर, यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आज जो शहरों में कमाने धमाने के लिए लोग जाते हैं काफ़ी तेजी से जा रहे हैं। इस तरह महानगरों में जनसंख्या का तेजी से विस्फोट हो रहा है, यानी शहरों में भैया जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिससे बुनियादी सुविधाएं जुटा सरकार के लिए शहरों में एक बड़ी समस्या हो रही है। सभी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण महानगरों में भी अनेक लोग कचरा बीनने, दिहाड़ी मजदूरी करने, सड़कों के किनारे ठेले खोमचे लगाने और घरों में झाड़ू बर्तन पोंछा या घरेलू काम करने में अपनी आजीविका चलाने का काम करें कि आज बहुत सारे लोग शहरों में भी काम नहीं पाते हैं, तो कोई चाउमीन बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई ठेला लगा रहा, कोई मजदूरी कर रहा है, या सड़क किनारे खोमचे लगा रहे हैं, घरों में झाड़ू पोछा करें, इस प्रकार के काम को वो लोग कर रहे हैं। आवास की सुविधा ना होने के कारण लोग नालों के किनारे गंदी बस्तियों में रहते हैं, उन्हें पीने का ना तो साफ पानी मिल पा रहा है, ना ही अच्छा भोजन कर पाते हैं। ऐसी दिनचर्या और रहन सहन से अक्सर वह बीमार भी हो जाते हैं। कई प्रकार की समस्याएं हैं। ठीक है, इसको देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें देखेंगे, इसको तो काफ़ी अलग लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे इसमें देखिएगा, ये इतना कर लोगे उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, आगे देखिए, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की समस्याओं से संबंधित, यानी महिला और जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनसे संबंधित फीचर को कैसे लिखा है। देखो, वैज्ञानिक उपलब्धियों, संचार माध्यमों और रहन सहन के मामलों में हमने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, यानी आज देखो चाहे विज्ञान कितना ही आगे बढ़ गया हो, संचार के माध्यम जितने हो गए, रहन सहन काफ़ी अच्छा हो गया हो, चाहे जितनी तरक्की हो गई है, समाज का एक काफ़ी बड़ा तबका महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं के प्रति नज़रिया नहीं विकसित हो पाया। आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन महिला के प्रति हो, बच्चे के प्रति हो, बूढ़े के प्रति हो, आज समाज का जो नज़रिया है, देखने का जो नज़रिया हो, यानी डेवलप नहीं हो, विकसित नहीं हो पाया। गांव की बात करें तो दूर शहरों में रहने वाले शिक्षित और सभ्य कहे जाने वाले समाज में अनेक लोग महिलाओं को के प्रति संकुचित दृष्टिकोण रखते हैं। कह रहे हैं कि आज जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज वो भी महिलाओं के प्रति क्या संकुचित, यानी कह सकते हैं कि खराब सोच या खराब नियत रखते हैं, या इज्जत के दृष्टिकोण है।
उनकी पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लड़कों की अपेक्षा कम ध्यान दिया जाता है। कह रहे हैं कि आज जो पढ़ा लिखा वर्ग है आज भी वह लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहा है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है या जो पढ़ा लिखा समाज है वो क्या कर रहा है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसमें क्या करता है, बहुत प्रकार के क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। नौकरी और रोजगार के दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं की प्रवेश की इजाजत नहीं देता। आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घरों में अगर आप देखोगे तो लड़कियों को नौकरी करने के लिए मना किया जाता है, लड़कियों को बोला जाता है कि भाई तुमको नौकरी नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी है। जो पढ़ा लिखा वो भी कई बार मना करता है। ठीक है, इसलिए वह नौकरी या रोजगार के लिए घरों से बाहर कम ही निकल पाती हैं। वह घरों के भीतर रह करके पारंपरिक या पारिवारिक पुश्तैनी धंधे हो, पुरुषों का हाथ या इन चीज़ों में क्या करती हैं, वह अपना हाथ बटा रही हैं। क्योंकि पारंपरिक भारतीय परिवारों में पुरुष के भोजन करा लेने के बाद महिलाओं के भोजन करने की परंपरा है, इसलिए आमतौर पर अपना क्या बचा खुचा खाना खा करके पेट भर रहे हैं। उनकी खुराक पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। पुरुष उनके संतुलित भोजन पर ध्यान नहीं देते। कह रहे हैं कि आज जो महिलाएं हैं उनको ना तो अच्छे से खाना मिल पा रहा। कह रहे हैं कि जैसे घर में जो पुरुष है वो खाना खा लेता, तब बचा खुचा खाना महिला खा रही है, या उसको पढ़ाई लिखाई करने का या पढ़ने के जो है वो उचित अवसर या अच्छे अवसर जैसे उसको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। यही वजह है कि हमारे देश में करीब 40% यानी कह रहे हैं कि यही वजह कि आज हमारे देश में 40% महिलाएं क्या हैं, खून की कमी यानी इनेमिया यानी कह सकता है कि अगर किसी खून की कमी का शिकार हैं। गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार न मिले, यानी जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनके उस टाइम उनको अच्छा भोजन या संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण उनमें जब डिलीवरी होती है, जब बच्चे को जन्म देती हैं तो बहुत सारी महिलाओं की उनकी मृत्यु हो जाती है। नवजात शिशुओं में कई तरह की बीमारियां और लक्षण उसमें हमें देखने को मिलते हैं। यह समस्या कम बेश शहरों और गांव दोनों जगह मौजूद है। अगर देखें महिलाओं की जो समस्या है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, इस प्रकार की समस्या गांव में भी मिल रही है, शहर में भी मिल रही है। महिलाओं के पढ़ी लिखी ना होने के कारण बच्चों के पालन पोषण पर बुरा असर पड़ता है। अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चों पर क्या होता भाई, खराब या बुरा असर पड़ेगा। जानकारी ना होने के कारण वह अनेक खान पान साफ सफाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाना, उतना ध्यान नहीं दे पाती है। अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो खान पान पर या साफ सफाई पर उतना ध्यान नहीं दे पाती है, या अपने बच्चे पर या उसका बुरा असर पड़ता है उसके विकास पर या डेवलपमेंट पर। आमतौर पर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियां महिलाओं पर ही होती हैं, यानी जो बच्चे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी क्या है, महिला के ऊपर ही होती है। शहरी समाजों में पुरुष जरूर बच्चों की देखभाल में महिलाओं का हाथ बटाते हैं, उनके खान पान स्वास्थ्य पढ़ाई लिखाई के प्रति सजग रहते हैं। करें कि अगर बच्चों की जो जिम्मेदारी हो महिला पर है, लेकिन अगर हम शहरी समाज में बात करें तो उसमें जो पुरुष है वो महिला के साथ हाथ बटाता है, यानी उसको काम करने में या कोई काम करे तो मदद कर देता है, खान पान में पढ़ाई लिखाई में सजग है या उसको। लेकिन ग्रामीण समाज में जागरूकता कम है, यानी गांव में अभी भी महिलाओं का कम पढ़ाई लिखाई है, या उनके कोई हाथ नहीं बटाता है, या उनको ही सारा काम करना पड़ा। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों में बच्चों की देखभाल के प्रति पुरुष और महिलाएं दोनों ही पर्याप्त ध्यान नहीं दे। अगर गरीब घर है तो बच्चे पर ना तो पिता ध्यान दे पा रहा है, ना तो उसकी मम्मी माता ध्यान दे पाती है। बच्चों में ना सिर्फ स्वास्थ्य की समस्या है बल्कि शिक्षा और उनका जो मानसिक विकास है वह भी एक बड़ी समस्या बनी है। आज जो बच्चों में भी खून की कमी है या पढ़ाई एजुकेशन की कमी है, अनेक बच्चे हर साल अगर आप देखोगे तो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। लेकिन कुछ तो योजनाएं संचालित करने वाली एजेंसियों की लापरवाही है कि लोगों के प्रति उनकी जागरूकता और जानकारी की कमी की वजह से आज जो कार्यक्रम है वह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, जितने भी मूवमेंट चलते हैं, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। चिकित्सा संबंधी सुविधाओं और स्वास्थ्य के प्रति अगर हम देखें तो जो लोग हैं उनके जागरूकता नहीं होने के कारण लोगों की जो औसत मृत्यु दर है उसमें भी हमें क्या देखते हैं, काफ़ी बढ़ोतरी है। नहीं, न तो स्वास्थ्य की कोई जागरूकता है, न तो अन्य चीज़ों की। असमय मृत्यु और संक्रमण रोगों के फैलने से बहुत सारी महामारियां फैल रही हैं और लोगों की उसमें मौत हो रही है। नचेतन समाज में बुजुर्गों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। संयुक्त परिवारों में टूटने और एकल परिवारों को प्रचलन बढ़ने की बुजुर्गों की देखभाल की समस्या भी पैदा हो रही है। आज यानी कह रहे हैं कि आज हमारे समाज में जो बुजुर्ग है वह घर का जो बुजुर्ग है उसकी देखभाल करने को लेकर के एक बड़ी समस्या है। बच्चे उनको साथ में नहीं रखना चाहते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या बनी है।
शहरों में एकल परिवारों में कामकाजी व्यस्तता के कारण बुजुर्गों की देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही। यानी शहरों में क्या करें भैया कि जो बुजुर्ग हैं उनका कोई देखभाल नहीं कर पा रहा, इतने ज़्यादा बिजी हैं, इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। यही वजह है कि अपनी संतानों की अपेक्षा के कारण बुजुर्ग खुद ही वृद्धाश्रम की शरण ले रहे हैं। यानी आज ऐसी हालत हो गई कि जो घर का बुजुर्ग है वह व्यक्ति उसकी देखभाल नहीं हो रहा है, ना तो उसको टाइम से खाना मिल रहा, ना तो उसको पानी मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, वो क्या स्वयं ही वृद्धाश्रम चला जा रहा है, स्वयं ही वहीं रहने। हालांकि कई योजनाएं बुजुर्गों के लिए शुरू की गई हैं, लेकिन समस्या की अगर तलाश की बात करें फिर भी इसमें कुछ कामयाबी नहीं मिल पा रही है। यह समस्या न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया में भी आज जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी भी एक बड़ी समस्या बनी है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की समस्या के अधिकारों को लेकर के लिखे जाने वाले फीचरों में समाज के भीतर समस्याओं को उठाने के साथ साथ दूसरे समाज की इसी से तुलना की जा सकती है। करें कि आज हमारे समाज में देखोगे चाहे महिला की समस्या हो, चाहे बच्चे की समस्या हो, बुजुर्गों की समस्या है, ये सभी समस्याओं को अगर आप देखोगे तो तमाम तरह के फीचर लिखे जा रहे हैं जिसमें सामाजिक समस्याओं को उठाया जा रहा है या उनके प्रति जागरूकता फैलाए की जा रही है। अगर किसी समाज में इन वर्गों के लिए कोई अच्छा कार्यक्रम चलाया जा सके तो उसके बारे में बताया जा सकता है ताकि दूसरे समाज के लोग उसकी प्रेरणा ले सकें। ऐसी समस्याओं को उजागर करने का एक उद्देश्य भी होना चाहिए कि फीचर लोगों के लिए जागरूकता पैदा करें। कह रहे हैं कि अगर आप महिला को लेकर के, बच्चों को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर अगर आप फीचर लिख रहे हैं, अगर उनकी समस्याओं को दिखा रहे हैं, कहीं पर महिलाओं को लेकर के, बच्चे या बुजुर्गों को लेकर के कोई अगर अच्छा काम हो रहा है, कोई अच्छी योजना चल रही है तो उसका भी आप जिक्र करें ताकि आपकी सरकारें उसी प्रकार के कार्यक्रम चला सके। यानी आज बात करें कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को ध्यान में रख करके सिर्फ समस्या ही बतानी जरूरी है, बल्कि उन समस्याओं का समाधान और लोगों में जागरूकता बढ़ाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि महिलाओं में बहुत सारी समस्या है, या बच्चों को लेकर के या बुजुर्गों को लेकर के जो समस्या है, उन समस्याओं पर लगातार फीचर लिखे जानी चाहिए। सिर्फ उन समस्याओं को ध्यान न दिया जाए बल्कि उन समस्याओं के समाधान पर भी बात करना बहुत आवश्यक हो गया है। अगला हम बात करेंगे सांप्रदायिक सौहार्द। देखो इसको देखिएगा, आज हमारे समाज में अनेक देखोगे बहुत सारे भाई जाति धर्म के लोग रहते हैं। पहले सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे। हालांकि तब छुआछूत जैसी कुरीतियां क्या थी वह बहुत व्यापक स्तर पर बनी हुई थी पहले के समाज में। बोलिए, जो समाज था वहां पर जाति थी, समुदाय थे, वर्ग, बहुत सारे वर्ग पहले भी थे, लेकिन जो लोग थे वो आपस में ज्यादा मिलजुल करके रहते थे। लेकिन उस समय छुआछूत हो या जैसी कुरीतियां व्यापक स्तर पर थी, मगर एक दूसरे के खिलाफ दुख तकलीफ में सहभागी थे। कह रहे हैं कि पहले का जो समाज था, पहले जो टाइम था, वहाँ पर छुआछूत तो थी लेकिन लोग एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझते थे, उसमें भागीदार थे। देश के विभाजन के बाद हिंदू और मुसलमान में झगड़े हुए, सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसकी भावनाओं पर बुरा असर पड़ा। यानी जो हिंदू मुसलमान जो मिलजुल करके रहते थे, जब ये देश का बंटवारा हुआ तो उस समय से हिंदू और मुसलमान में जो सांप्रदायिक सौहार्द था, आपसी जो मेलजोल था, उस पर काफी बुरा असर पड़ा। सांप्रदायिक मनोव्यस्तता, यानी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक यानी धर्म या जाति को लेकर के जो एक दूसरे के मन में ईर्ष्या की भावना है, जो द्वेष की भावना है, वह अभी खत्म नहीं हुई है, जिसके चलते समाज में सांप्रदायिक टकराव की स्थिति पैदा, यानी धार्मिक आधार पर अगर आप देखोगे तो लड़ाई झगड़े, धर्म को लेकर को, जाति को लेकर के तमाम तरह के लड़ाई झगड़े या टकराव होते रहते हैं। एक समाज के भीतर रहने वाले दोनों समुदायों के आपसी टकराव के चलते देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर बुरा असर पड़ता है। कह रहे हैं कि अगर समाज में, अगर देश में दो धर्म के लोग अगर लड़ते हैं तो इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है और देश का जो विकास है, देश का जो हमारा डेवलपमेंट है, उस पर काफी बुरा असर पड़ता है। ठीक है, और सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखना बहुत जरूरी है। और लगातार जो सरकारें हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द यानी हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं, सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर रहे हैं, इसके लिए सरकारें लगातार इसके लिए कायम रखने का कोशिश करते हैं। कई गैर सरकारी संगठन है जो आपसी लोगों को जुटाने में मदद करें, इसलिए नौ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। मगर ऐसे संचार माध्यमों ने भी तेजी से जिम्मेदारी, यानी नए नए जैसे संचार के माध्यम है, तब से कह सकते हैं कि लोगों में आपस में मेलजोल बने,
लोग आपस में मिलजुल करके रहें, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभाई जा रही है। हालांकि कुछ धार्मिक नेताओं की तरफ से विरोध के खतरे के कारण सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कुछ करना या लिखना काफ़ी नाजुक हो गया है, लेकिन फीचर के माध्यम से सांप्रदायिक मनस्तता के फैलाने के वाले मसलों को उजागर करके लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश करें कि समाचार पत्रों में सामाजिक फीचर लिख करके या लोग आपस में मिलजुल करके रहें, लड़ाई ना करें या समाज में किसी प्रकार का जो संघर्ष की स्थिति न बने, इसके लिए फीचर लिखा जा सकता है, जिससे हमारे समाज का विकास हो सके और समाज में जो कैसे सांप्रदायिक जो टकराव हो, वो सांप्रदायिक टकराव को कम किया जा सके। हिंदू और मुस्लिम के मन में जो एक दूसरे के प्रति जो या जो ये कह सकते हैं कि ईर्ष्या की भावना है या द्वेष की भावना है, जो संघर्ष है दोनों में, उस संघर्ष को कम करने के लिए फीचर लिखे जा सकते हैं। आज हमारे समाज में एक बड़ी चुनौती है कि इससे निपटना सभी नागरिकों का कर्तव्य है, लेकिन कि आज हमारा समाज संगठित रहे, एकजुट रहे और समाज में किसी प्रकार का समाज में किसी प्रकार का संघर्ष ना रहे, सांप्रदायिक संघर्ष ना बने, इसलिए सांप्रदायिक संघर्ष ना हो, इसके लिए सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इससे संबंधित विषयों का चुनाव लिखते समय अगर आप फीचर लिख रहे हैं तो आपको बड़ी सावधानी से लिखने की जरूरत है। उससे किसी वर्ग को ठेस ना पहुंचे, किसी वर्ग का पक्ष या अधिक झुकाव ना हो, समस्या को उठाते वक्त किंतु नजरिया ऐसा हो जिसकी प्रमुख शर्त है। कह रहे हैं कि अगर आप सांप्रदायिक फीचर लिख रहे हैं, यानी सांप्रदायिक समस्या पर अगर आप फीचर लिख रहे हैं, सामाजिक टकराव या सामाजिक संघर्ष है या सांप्रदायिक संघर्ष है, इस पर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा और आपको सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर इस प्रकार का अगर आप फीचर लिख रहे हैं या अगर आप फीचर लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट क्या रहेगा, सामाजिक विकास के लिए चल रहे प्रयासों से संबंधित फीचर। देखो आज समाज में क्या है भैया, अशिक्षा है, बहुत सारे लोग एजुकेटेड नहीं हैं, अंधविश्वास है, महिलाओं के प्रति क्या है, संकुचित सोच है, या जैसी समस्याओं और कुरीतियों से निजात पाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि आज हमारे समाज में जो शिक्षित नहीं है लोग, उनके लिए अंधविश्वास को, महिलाओं के प्रति जो संकुचित रवैया है या जो रूढ़िवादी सोच है, उससे निजात पाने के लिए बहुत प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी बहुत प्रकार के काम किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के चलते लोगों में जागरूकता आई है, सराहनीय काम। कई कुरीतियों को त्याग कर लोगों ने वैज्ञानिक नजरियों से सोचने लगे हैं। कई इलाकों में अंधविश्वास उन्मूलन जैसे समितियां काम कर रही हैं, जो लोग झाड़ फूंक, जादू टोना टोटका, ताबीज, भूत चुड़ैल जैसी मान्यताओं से बाहर निकलने की कोशिश में जुटी हैं। आज भाई जो हमारे समाज पहले होता है ना, जादू टोना झाड़ फूंक, इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनी हैं जो लोगों को जागरूक कर रही हैं, मगर अब भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां समाज में व्याप्त हैं। इन्हें पूरी तरीके से खत्म करने में जो समाज में कुरीतियां हैं उनको पूरी तरीके से खत्म करने में मीडिया और लेखकों की सक्रिय भूमिका जरूरी है। ग्रामीण और शहरी विकास के लिए सरकारें अनेक योजना तैयार और लागू करती हैं। केंद्र ने ग्रामीण बिजलीकरण, सिंचाई, स्वास्थ्य से संबंधित कई योजनाएं लागू की हैं। उन्हें लागू करने में जिला प्रशासन और पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखा जाता है कि पंचायतों की निष्क्रियता के चलते कई योजनाओं का लाभ गांव को नहीं मिल पा रहा है और केंद्र से मुहैया कराए गए धन का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। कहें कि आज हमारे समाज में समस्या क्या है कि सरकारें जो काम करती हैं वो काम सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। इसलिए मीडिया की सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा वो जागरूकता फैलाए और लोग सरकारी योजनाओं से जुड़े, और सरकार भी समाज में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास करे, चाहे वो बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, साफ सफाई हो। इन सभी कामों पर अगर बात करें तो जो नगर पालिका है, जो पंचायतें हैं, उनको तमाम तरह के प्रयास और करने चाहिए। और मीडिया और जो मीडिया के कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि वह सरकार जो काम नहीं कर पा रही है, जहां पर नहीं पहुंच पा रही है, वह सामाजिक समस्याओं को दिखाएं ताकि सरकार उन चीज़ों पर बेहतर ढंग से ध्यान दे पाए और बेहतर ढंग से कामों को कर सके।
यानी जो मीडिया के बंधु है, जो मीडिया के लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी काम क्या है कि वो लोग समाज में जो समस्या है, समाज में जो कुरीतियां उनको दिखाएं या उनको इंगित करें, ताकि सरकार उन पर ध्यान दे और उस सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सके। अनेक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण है या अंधविश्वास है, अंधविश्वास उन्मूलन, दहेज, तलाक, महिलाओं की अपेक्षा जैसी कुरीतियों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रयास हो रहे हैं। अगर हम बात करें आज जैसे अंधविश्वास है भैया, पर्यावरण को लेकर के, दहेज को लेकर के, तलाक को लेकर के, महिलाओं की कुरीतियों को लेकर के अनेक स्तरों पर बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। इससे लोगों में जागरूकता भी आ रही है। कई क्षेत्रों में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने आपसी सहमति से, जैसे दहेज हो, बालिका शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने, शराबबंदी जैसे फैसले किए हैं। इससे उन क्षेत्रों में तेजी से समाज में बदलाव या परिवर्तन हो रहा है। फीचर लेखन के लिए विषय का चुनाव करते समय ऐसे प्रयास भी उजागर और रेखांकित करने की जरूरत है, ताकि दूसरे लोग इससे प्रेरणा ले सकें। तो कहें कि अगर फीचर लिखा जा रहा है, अगर कोई पत्रकार सामाजिक फीचर लिख रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को इंगित करें, लेकिन उन सामाजिक समस्याओं का समाधान भी बताए, ताकि लोगों को जागरूकता फैलाए। और समाज में अगर वहां पर कोई अच्छा और बेहतर काम हो रहा तब भी सामाजिक फीचर लिखना चाहिए उनकी, क्या, ताकि अन्य लोग भी उनके प्रेरणा ले सकें और उसी प्रकार की चीजों को किया जा सके। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सामाजिक फीचर का जो उद्देश्य यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोई भी अगर सामाजिक फीचर लिखा जा रहा है तो उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए। कोई भी अगर आपका सामाजिक फीचर है तो उसके उद्देश्य की यहाँ पर बातें की गई है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की और हम बात कर लेंगे। इसमें देखेंगे, मैंने आपको बोला था 7.5 क्या है, सामाजिक फीचर की प्रस्तुति और उसकी भाषा शैली कैसी होती है। कोई भी अगर आपका सामाजिक फीचर है उसको प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसको प्रस्तुत कैसे करना है, उसकी भाषा शैली कैसी रहेगी। ठीक है, तो देखिएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये यहाँ देखिए, सामाजिक फीचर लेखक की सामाजिक कार्यकर्ता की तरह प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और सजगता होनी चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक फीचर लिख रहा है तो जैसे कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है, सामाजिक कार्यकर्ता जितना बुद्धिमान होता है, जितना संवेदनशील होता है, जितना जागरूक होता है, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर में अगर सामाजिक फीचर लिख रहा है तो उसमें भी उतनी जागरूकता, उतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए। विषय का चुनाव करते समय उसे खास तौर पर यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वह जिस विषय को उठा रहा उस पर विस्तार और गहराई से अध्ययन करे। अगर आप सामाजिक फीचर लिख रहे हैं तो आप जिस समस्या को लिख रहे हैं उस समस्या पर आपको क्या करना चाहिए, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से आपको अध्ययन करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में अनेक तरह की समस्या है, करें कि इस क्षेत्र में अनेक तरह की समस्या है, उनका विस्तार काफी है, इसलिए एक विषय को दूसरे विषय के साथ ना मिलाएं। करें कि अगर आप सामाजिक फीचर लिख रहे हैं तो अगर किसी समस्या पर लिख रहे हैं तो उस समस्या से दूसरी समस्या को आपस में घोल मेल ना कर दें। विषय का चुनाव करते समय सावधानी बरतें। यानी अगर आप सामाजिक फीचर लिख रहे हैं तो सामाजिक फीचर लिखते समय सबसे बड़ी बात क्या है कि आप विषय का चयन करते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखें कि किस मुद्दे पर बात करना है और कैसी और कहां तक आपको बात करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी ग्रामीण इलाके में अंत्योदय कार्यक्रम पर फीचर लिख रहे हैं, उसमें वहां की बिजली और पानी की समस्या पर भी साथ ही लिखने बैठ जाएं। करें कि अगर आप कहीं पर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिख रहे हैं तो वहां पर पानी और बिजली की समस्या पर न लिखें। कुछ लोग समस्या कुछ हो और कुछ उठाते हैं, उस क्षेत्र की सारी समस्याओं को गिनाने बैठ जाते हैं। ऐसे में फीचर अपना मूल विषय से भटक जाता है, समस्या का तो पूरी तरह से विवेचना नहीं हो पाता और पाठक का पूरा बोध नहीं हो पाता। करें कि कई बार जो लोग होते हैं किसी एक समस्या पर लिखते हैं लेकिन उस इलाके की तमाम समस्या बता देंगे। यानी करें कि अगर आप किसी इलाके की बिजली की समस्या पर लिख रहे हैं तो ओनली बिजली की समस्या के बारे में ही बात करें, किसी दूसरे नहीं, सड़क पानी बिजली अन्य चीजों की बात ना करें। करें कि अगर आपके कहीं पर सड़क को लेकर के या वहां पर सड़क नहीं है
तो सड़कों को लेकर के ही बात करें, यानी वहां पर बिजली पानी इन चीज की बात ना करें। यानी आप जिस विषय पर फीचर लिख रहे हैं सिर्फ उसी समस्या पर बात करें, अन्य किसी समस्याओं पर आपको नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अन्य समस्याओं पर लिखेंगे तो आपका जो मूल विषय होगा आप उससे भटक जाएंगे, और जो आपका जो पाठक होगा और आप जो जागरूकता या जो आप मैसेज देना चाहते हैं वह मैसेज कहीं अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इस तरह के घोलमेल से समाचार जो फीचर लिखने वाला है उसको बचना बहुत जरूरी होता है, और यह तभी संभव होगा जब आप उस विषय को गहराई से पड़ताल करें। यानी अगर आप किसी सामाजिक समस्या पर अगर आप फीचर लिख रहे हैं तो आप उस विषय की गहराई से आपको क्या करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी जरूरी है, तभी आप उस पर अच्छे से लिख पाएंगे। आंकड़े जुटाएं और समस्या को विस्तार से आपको लिखना चाहिए। यानी आप किसी अगर सामाजिक समस्या पर सामाजिक फीचर लिख रहे हैं तो आपके लिए उसके डॉक्यूमेंट आंकड़े जुटाने चाहिए, फिर उस पर विस्तार से लिखें। इस समस्या से निपटने की दिशा में दूसरे क्षेत्रों में क्या प्रयास हो रहे हैं इसका भी जानकारी रखें। अधूरी जानकारी या तथ्यों के आधार पर फीचर लिखें। यानी कि अगर आप किसी समस्या पर लिख रहे हैं सामाजिक फीचर, तो अगर आपको उस विषय की पूरी नॉलेज है, अगर आप उस चीज के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, तभी उस पर आप सामाजिक फीचर लिखें। आधी अधूरी जानकारियों के साथ आप कोई भी सामाजिक फीचर ना लिखें। ठीक है, सामाजिक फीचर के साथ यह एक समस्या यह भी है कि फीचर लेखक जिस मुद्दे पर संबंधित क्षेत्र के लोगों या विशेषज्ञ से बात करने जाते हैं वह प्रायः सरकारी योजनाओं के कमजोरियों, प्रशासन की अनियमितताओं के बारे में बढ़ चढ़ करके बताने लगते हैं। ऐसे में उनकी बातों में आकर के भावनाओं में बह करके फीचर लेखक अपना मूल उद्देश्य से भटक जाने का खतरा रहता है। कह रहे कि आप जब किसी विषय पर फीचर लिख रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर बहुत सारी समस्या को गिना रहा है या भावनाओं में बह कर को अगर उस समस्या को लेकर के उसको या बहुत ज्यादा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय में जो पत्रकार रहता है जो सामाजिक फीचर के लिए रिपोर्टिंग कर रहा है या इंटरव्यू ले रहा है, कई बार वो जो व्यक्ति रहता है उसकी भावनाओं में बह जाता है, तो भावनाओं में आपको नहीं बहना है। ठीक है, इसलिए फीचर लेखक को एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप किसी सामाजिक समस्या पर फीचर लेखन लिखें तो आपको दोनों पक्षों को, दोनों साइड से आपको बात करनी चाहिए। किसी एक पक्षपाती बनकर के आपको बात नहीं करनी चाहिए। दोनों पक्षों की बातों को तार्किक ढंग से और उसको विश्लेषण के ढंग से, यानी फुल डिटेल में, अच्छी तरीके इसको डिटेल में आपको लिखना चाहिए। क्या सही है और क्या करना चाहिए इस पर जरूर लिखें, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। कई बार सरकारी और स्वयंसेवी संगठन के आंकड़े भ्रम पैदा कर सकते हैं, इसलिए आंख बंद करके उन पर भरोसा करने की बजाय तार्किक ढंग से उनका विश्लेषण करें और अध्ययन करने के बाद ही अंतिम रूप पर सच को मानना चाहिए। करें कि अगर आप किसी समस्या पर फीचर लिख रहे हैं तो आपको जो जानकारी मिल रही है, जो आंकड़े मिल रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से जांच लें। कई बार आपको गलत जानकारी या गलत आंकड़े भी मिल सकते हैं। यानी अगर आप किसी सामाजिक समस्या पर सामाजिक फीचर लिख रहे हैं तो आप भाई कई बार गलत जानकारी मिल जाती है, कई बार गलत डाटा कोई दे देता है, तो आप जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले वो जानकारी सही है कि नहीं है, कोई आपके आंकड़े सही है कि नहीं सही है, इस पर आपको जरूर जांच कर लेनी चाहिए। विषय का चुनाव सही हो, उससे संबंधित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो, समस्या से संबंधित व्यापक अध्ययन हो, मगर सही तरीके से उसे प्रस्तुत ना किया जाए तो पाठक का फीचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। करें कि अगर आपको सारी सामग्री मिल गई है, अगर आपने सारी एनालिसिस कर ली और सारी चीजें इकट्ठा कर लिया है, तो उसको प्रस्तुत करने का एक आपको सही ढंग होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो फीचर का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। इसलिए फीचर लिखते समय भाषा और शैली का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर आप सामाजिक फीचर लिख रहे हैं तो उसकी भाषा कैसी होगी, उसकी शैली कैसी होगी, उस पर आपको खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि सामाजिक विषयों पर फीचर सभी वर्गों के लिए पाठकों द्वारा पढ़े जाते हैं, इसलिए भाषा को सरल, सहज और प्रवाहमय होनी चाहिए। कि जो कह रहे हैं कि जो सामाजिक फीचर होता है उसको हर व्यक्ति पढ़ता है, बूढ़ा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, बुजुर्ग पढ़ेगा, महिलाएं पढ़ेंगी, सभी बच्चे लोग पढ़ेंगे, इसलिए उसकी भाषा कठिन नहीं लिखनी चाहिए, सरल और सहज भाषा में लिखना चाहिए।
शब्द जो लिखें वह सुलझे हुए शब्द लिखें, कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें। ऐसा होने पर बात चाहे जितनी महत्वपूर्ण हो पाठक के सिर के ऊपर से निकल जाएगी। करें कि आप जो लिखें उसको सरल शब्दों में लिखें, इजी शब्दों में लिखें, आम बोलचाल की भाषा में या संपर्क भाषा में लिखें। जो लोग आम बोलचाल की भाषा में जो बात करते हैं उस प्रकार से लिखें। कठिन शब्दों से आपको बचना चाहिए। अगर आप कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जो पाठक होगा या जो आपका फीचर पढ़ेगा उसको वह समझ नहीं पाएगा। इसलिए बातचीत की शैली में उसे प्रस्तुत करना चाहिए। यानी आप अगर सामाजिक फीचर लिख रहे हैं तो आपको बातचीत की शैली में जो लोग वहां के आसपास के लोग जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा में उस फीचर को लिखने की कोशिश होनी चाहिए। इसके अलावा बातों को क्रम से रखना चाहिए। करें कि अगर आप सामाजिक फीचर लिख रहे हैं तो उस चीजों को आपको क्रम बाय स्टेप आपको रखना चाहिए। जिस बात को एक जगह से शुरू किया जाए उसे विस्तार से बताते हुए वहीं पर खत्म किया जाना चाहिए। इसके बाद दूसरी बात को आगे बढ़ना चाहिए। कहें कि अगर आप सामाजिक फीचर लिख रहे हैं तो आप किसी बात को लिख रहे हैं तो उस बात को पूरी तरीके से कंप्लीट यानी पूरा करने के बाद ही आपको दूसरी बात लिखनी चाहिए। ठीक है, कई बातों को आपस में मिलने से विषय को समझने में बाधा पड़ती है। यानी अगर आप कई बातों को एक साथ मिला देंगे तो आपका जो पाठक होगा वह समझ नहीं पाएगा। इसलिए आप जो लिखें उसको एक बात को यानी स्टेप बाय स्टेप नहीं, क्रमबद्ध करके चीजों को लिखना चाहिए। इसलिए लिखना शुरू करने से पहले बातों को क्रम से दिमाग में बैठा लें। यानी आप अगर सामाजिक फीचर लिखने जा रहे हैं तो आप उस फीचर को किस प्रकार से लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, उसका क्रम कैसे होगा, कौन सी बात को पहले लिखा जाएगा, कौन सी बात को बीच में लिखा जाएगा और कौन सी बात को हम लास्ट में लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, इन सभी बातों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना चाहिए। अच्छे से ध्यान रख लें कैसे लिखना है ताकि हमारा पाठक उस फीचर को बड़े चाव से और बड़े आनंद के साथ पढ़े और उस समस्या पर या उस जागरूकता को वह एक्सेप्ट करे और वह जान सके। हो सके तो पहले से कागज पर इसके क्रम को नोट कर लें। यानी आप अगर सामाजिक फीचर लिख रहे हैं तो आप पहले से किसी कागज पर यानी आप रफ वर्क कर लें, फिर आप सामाजिक फीचर को लिखें। इससे आपका सामाजिक फीचर काफी अच्छा लिखा होगा। ठीक है, तो आज सामाजिक समस्या पर फीचर जो है वो मैंने बता दिया। सामाजिक पर तो आप हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा सांस्कृतिक फीचर क्या होता है। तो सांस्कृतिक फीचर का विषय का चयन कैसे करें और सांस्कृतिक फीचर का भाषा शैली और उसकी प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए, इसका जो आगे जो बचा है सांस्कृतिक फीचर जो है उसको हम नेक्स्ट डे यानी कल हम इसको करेंगे। अगली जो बचा हुआ है इसको हम आधा जो चैप्टर बचा हुआ है इस चैप्टर को हम कल। आज हमने सामाजिक फीचर क्या होता है, सामाजिक फीचर का जो विषय हो किस प्रकार से विषय होना चाहिए या सामाजिक फीचर की भाषा शैली कैसी होती है इसको देखेंगे। कल हमारा सांस्कृतिक फीचर को इसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बोलिए।